हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 19 और 20। ईशान अपने कपड़े जमा रहा था बैग में और कैलाश जी अभी भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे सेटल होने का टाइम दीजिए पापा, उसके बाद मैं शादी करके उन्हें ले जाऊंगा और इन सब में मुझे 1 साल का समय लग जाएगा। 1 साल क्या, तुम 1.5 साल ले लो, लेकिन धानी बहू को अपना लो। भरोसा रखिए पापा, मैं उनसे ही शादी करूंगा। क्या आपने इस बारे में भाभी कहते कहते फिर से ईशान की जुबान रुक जाती है। 1 सेकंड में कैसे मन से भावना और जबान से शब्द निकल जाए। मतलब उनसे बात कर लिया? नहीं, अभी मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं किया है। सबसे पहले तुमसे ही बात करने आया हूँ। धानी बहू को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हमारा काम है, हम कर लेंगे। बस तुम अपने बात पर कायम रहना और इस बात की जिक्र घर में किसी के सामने अभी मत करना। जी पापा। धन्यवाद ईशान, मेरी बात मानने के लिए। ईशान का गला भारी हो गया था और वो गहरी सांस लेता है। अब उससे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। कैलाश जी उसके कंधे को थपथपाकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ईशान कटे हुए पैर की तरह धराशायी होते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लग जाते हैं। दुनिया के कैसे नियम है ना, एक लड़का को चाहे कितना भी दर्द हो, दूसरों के सामने आंसू नहीं बहा सकता है, क्योंकि लोग उसके आंसू का मजाक बनाएंगे, उसे कमज़ोर समझेंगे। लड़कों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के को दर्द नहीं होते हैं। आखिर क्यों नहीं होगा लड़के को दर्द? और ये बात लड़कों को हमेशा सिखाया जाता है और लड़के हमेशा इस बात को याद करते हैं और चाहकर भी अपना दर्द किसी के सामने बयान नहीं कर पाते हैं। हमेशा अपने दर्द को बहाने के लिए एकांत का सहारा लेते हैं। ईशान अपने बैग में अपने सामान में से रखे हुए किताब को निकाल लेता है और किताब के बीच से तस्वीर निकालते हुए अपने सीने से लगाकर रो पड़ता है। आखिर प्यार तो उसने भी किया था ना, भले ही अधूरा था, लेकिन उसके दिल में भी किसी के लिए चाह थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। भैया की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और मुझे हर हाल में उसे निभाना है। सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोचना होगा, लेकिन मैं आज भी बस तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मेरे दिल में हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ही प्यार रहेगा। ये बस एक जिम्मेदारी है जो मैं उठा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तुम मुझे गलत मत समझना। तस्वीर को सीने से लगाए हुए ईशान अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ नीरज गुस्से से अपने कमरे में सारे सामान फेंक रहा था, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्से से उसकी नसें उभर रही थी। जब जब इतना ही मुझसे रिश्ता नहीं रखना है किसी को, तो मेरा नंबर क्यों सब अपने फ़ोन में सेव रखते हैं? क्यों मुझे कॉल करके डिस्टर्ब किया जाता है? मैं तो नहीं गया था अपने मन से पैसा भरने के लिए जो मेरे मुंह पर पैसा फेंका गया है। बहुत घमंड है ना आपको, बहुत घमंड है ना आपको मिस्टर सक्सेना, अपने रुतबे पर, पैसे पर। लेकिन मैंने पैसे पैसे के लिए आपको तरसाया नहीं, तो मेरा नाम नीरज नहीं। आपका सारा घमंड अपने जूते के नोक पर लेकर लाऊंगा, खुद के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। और मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ। बस
कुछ महीने और, उसके बाद मैंने आपको भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरे रगों में आपका खून नहीं। मुकुल, मुकुल! नीरज के चिल्लाते ही मुकुल जिन की तरफ प्रकट हो जाता है। जाओ, मेरे लिए वाइन लेकर आओ। ओके सर, मुकुल सर झुकाते हुए बोलता है और वाइन का बोतल लाकर नीरज को पकड़ा देता है। नीरज ढक्कन खोलते हुए बिना कुछ मिलाए हुए मुंह में लगा देता है। लगता है आज फिर सर का घर वालों से सामना हुआ है, तभी ये बिना रुके पिए जा रहे हैं। मुकुल बिखरे हुए सामान को समेटते हुए मन ही मन सोचता है। कैसे फील कर रहे हो बेटा? अरविंद जी अतुल का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं। आई एम फाइन डैड। सॉरी, आप लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। अतुल अफसोस से सबको देखते हुए बोलता है। अब इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? तुमने जानबूझकर थोड़ी ना खुद का एक्सीडेंट करवाया था। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? अनजाने में थे या प्री प्लान था? दुश्मनों की कमी नहीं है हमारे। नहीं पापा, अचानक ही हुआ था। मैं तो रोड क्रॉस कर रहा था और गलती मेरी ही थी। फ़ोन पर बात कर रहा था, इसलिए आती हुई गाड़ी को देख नहीं पाया और वो टक्कर मार दी। वो तो अच्छा हुआ मैं साइड में था, रोड के किनारे गिरा तो कम चोट लगी। अगर मैं बीच में रहता तो आज मेरी लाश यहाँ पर पड़ी हुई। अतुल! अरविंद जी एकाएक चिल्ला उठते हैं। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। अतुल अपना कान पकड़ते हुए बोलता है। आराधना, तुम मुझे डांटती रहती हो ना, अभी तो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहोगी? आपके हैं ना कहने के लिए, मुझे क्या ज़रूरत है? आराधना जी भरी हुई आंखों से अरविंद जी और अतुल को देखते हुए बोलती है। तभी डॉक्टर की टीम वहाँ पर आते हैं। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? गुड डॉक्टर, गुड, सब कुछ ठीक है। परसों आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये लीजिए दवाइयाँ जो आपने मंगवाई थी। गोविंद जी दवाई का थैला अपने हाथों में लेते हुए अंदर आते हैं। छोटे पापा, बात नहीं करूँगा तुमसे। कोई ऐसे जान निकालता है क्या? तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर हमारी क्या हालत हो गई थी, पता भी है तुम्हें? और बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, चलो अब घर चलो, हमारे साथ रहो। हाँ तुम्हारे चाचू ठीक कह रहे हैं। क्या ज़रूरत इतनी पढ़ाई करने की? जब हमारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम क्यों किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हमें बताते भी नहीं हो। बस पापा, 1 साल का टाइम है, करने दीजिए ना, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। मुझे भी आप लोगों के साथ रहना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अब आराम करो, ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो स्टिचेस खुल जाएंगे। अरविंद जी उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं। अतुल अपनी नज़रें घुमाकर किसी को तलाशने की कोशिश कर रहा था। पापा, भाई आज भी नहीं आए? मेरी एक्सीडेंट की खबर सुनकर भी वो नहीं आए? अरविंद जी के हाथ रुक जाते हैं। वो अरविंद जी कुछ बोलने ही वाली होती, उससे ही पहले ही आराधना जी बोल देती है। अरे हाँ अतुल, वो आया था। तुम्हें पता है, तुम्हारे हॉस्पिटल का सारा बिल उसी ने दिया है। हम लोगों को यहाँ आते हुए देखकर वो चला गया है। तुम तो जानते हो ना उसके और तुम्हारे पापा के बीच में क्या चलता रहता है। आराधना जी, अब वो छोटा बच्चा नहीं है जो आप उसे बातों में बहला रही हैं। नहीं अतुल, नहीं आया था वो तुम्हारे पास। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सबसे पहले उसे ही लगी थी। पैसे फेंक कर भाई होने की जिम्मेदारी उसने पूरा कर लिया। यहाँ आकर अपने ही ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता है वो। और तुम भी अपने भाई का राग गाना बंद करो।
वो जब तुम्हें अपना भाई नहीं मानता तो तू क्यों खुद उसे उसका भाई मानने के लिए मजबूर करता रहता है? उसका हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। उसके लिए हम सब बस दुश्मन हैं। और अब इस बारे में हमें कोई बात नहीं करना है, समझी तुम? आराधना जी के करे आवाज में बोलते हैं। अतुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। दर्द से या दुख से आंखों के कोने से निकलता हुआ आंसू तकिया को गीला कर देते हैं। दूसरी तरफ धानी सर की तस्वीर लेकर बैठी हुई थी। आपको पता है, आज ईशान जी को ना बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। और वो कल मुंबई बम्बई क्या है बड़का शहर जा रहे हैं। और बहुत पैसा भी मिलेगा। ईशान जी आपके जाने के बाद बहुत ही शांत और गंभीर हो गए हैं। अब तो कभी कोई बदमाशी भी नहीं करते हैं। आप थे तो आपके सामने कितने बच्चे बनकर रहते थे ना। अब एकाएक से बड़े हो गए हैं, बिल्कुल आपकी तरह बातें करते हैं। बचपना तो उनका कहीं खोकर रह गया है। आप अपने भाई को बड़ा नहीं होना देना चाहते हैं ना। लेकिन देखिए, आज वो बड़े हो गए। आपने क्यों उन्हें बड़ा होने पर मजबूर किया? क्यों आप अपनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखकर चले गए? अब चले आइए ना फौजी साहब वापिस। आपने कहा था ना धाने, मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द वापिस आऊँगा। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। इंतज़ार करते करते 3 साल बीत चुका है। आप आ जाइए ना अपने घर में वापस माँ बाबूजी के पास। ईशानी जी, ईशान जी, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चले आइए ना वापिस। आपके बिना ये दुनिया बहुत सुनी लग रही है। आ जाइए ना वापिस। या तो इस दुनिया में वापिस आ जाइए, नहीं तो हमें इस दुनिया से ले चलिए। जहाँ आप गए हैं ना, वहीं हमें ले चलिए। आपके बिना अब नहीं जिया जा रहा है। रोते रोते धानी वहीं जमीन पर लेट जाती है। और उधर नीरज पीते पीते जमीन पर लुढ़क चुका था। अगले दिन ईशान तैयार होकर जाने लग जाता है और सभी का आशीर्वाद लेकर विदा हो रहा था। चलिए पापा, मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ अभी सब कुछ संभालने के लिए। अपने काम पर ध्यान देना। बाय भाई, मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। ईशान के गले लगते हुए बोलती है। अच्छे से पढ़ाई करना, आखिरी साल है। और हाँ, अपना गोल भी डिसाइड कर लेना कि तुझे क्या बनना है, क्या करना है। ईशान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है। जी भाई। ईशान सुशीला जी का पैर छू लेता है। खुश रहो, खूब तरक्की करो। ईशान बाहर जाने लग जाता है, तभी कैलाश जी उसे पीछे से रोकते हैं। ईशान रुक जाओ, धानी बहू आने वाली है। एक बार उससे मिल लो फिर चले जाना। आपके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? कोई ऐसे जाते हुए पीछे से टोकता है? और मेरा बेटा क्यों उसका कोरा चेहरा देखेगा? उस विधवा की नज़र पड़ गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। बेटा तुम जाओ। धानी बहू हमारे घर की सदस्य है और उससे बिना मिले कैसे जा सकता है? पापा मुझे लेट हो रहा है, 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है, मैं निकलता हूँ। मैं उनसे कभी और मिल लूँगा। लेकिन ईशान, हर बात में आपको जिद करनी जरूरी होती है। जाओ बेटा तुम जाओ। तभी बाहर से गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। भाई लगता है कैब आ गया है। चलिए बाय। ईशान सभी को बाय बोलते हुए घर से बाहर निकल जाता है। गली के नुक्कड़ पर ही कैब खड़ी थी। ईशान के पीछे पीछे सारे घर वाले बाहर आते हैं। 1-2 मोहल्ले के लोग भी उसके पीछे आने लग जाते हैं। ईशान कैब में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी के आगे बढ़ते ही धानी पूजा की थाली लेकर मंदिर से नीचे उतरती है। अपने परिवार वालों को वहां देखकर आश्चर्य हो जाती है। क्या हुआ ईशानी जी, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं?
कुछ नहीं भाभी, भाई को विदा करने आए थे। ईशान जी चले गए? हाँ। क्यों? तो उससे इजाजत लेकर जाता? नहीं माँ जी। तो सवाल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो, घर चलो। सारा काम छोड़कर मंदिर में आकर बैठ जाती हो। सब घर की तरफ बढ़ जाते हैं। धानी के मन में बहुत सारे सवाल चलने लग जाते हैं। ईशान जी हमसे बिना मिले क्यों चले गए? हमेशा हमारा आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलते थे, और इस बार बिना आशीर्वाद लिए ही इतने दूर चले गए। कहीं हमने किसी बात से उनको ठेस तो नहीं पहुंचा दिया ना? अरे, अभी भी यहीं पर खड़ी खड़ी सोती रहोगी? घर में जाकर काम भी करोगी? जाओ, जल्दी से दोपहर का खाना बनाओ। बस काम चोरी करने का बहाना मिलना चाहिए। सुशीला जी धानी को गेट पर खड़े होते हुए देखकर चिल्ला पड़ती है। धानी चुपचाप पैर धोकर मंदिर में थाली रखते हुए रसोई के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ईशान खिड़की से छूटते हुए शहर को देख रहा था। आई एम सॉरी, आपसे नहीं मिलकर आया तो आपको दुख लगा होगा, लेकिन अब मैं आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके विश्वास का खून कर रहा हूँ। कहीं मेरी नज़र आपको गलत नियत न लगने लगे। अच्छा हुआ जो मुंबई में लगी है, नहीं तो अगर इस घर में रहना होता तो मैं घुट घुट कर ही मर जाता। कैसे कैसे मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशान का दिमाग मन एकदम से हिला हुआ था। नीरज अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। नकुल नीरज के कमरे से बाहर निकलते ही बोलता है। हम क्या शेड्यूल है आज की? नीरज बाजू पर रखा हुआ कोट कुर्सी पर डालते हुए कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। सर, यूएस वाले क्लाइंट मिस्टर स्मिथ के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग है। उसके बाद हमने जो भी नए कैंडिडेट हायर किए हैं सभी आज ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको इन सबको छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना होगा। ओके। और सर, वसुंधरा टेक्सटाइल की ओपनिंग है, रिबन काटने के लिए आज आपको वहाँ पर जाना होगा। टेक्सटाइल वाले बिजनेस का साल में कितना टर्नओवर बनेगा? सर, अराउंड 200-300 करोड़। तुम कंफर्म हो? हाँ सर, इसका प्लस ही जाएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, जो भी नए कैंडिडेट आए हैं सभी की क्वालिफिकेशन तुमने चेक की थी और पर्सनल इंटरव्यू लिया था? हाँ सर, मैंने सभी का इंटरव्यू लिया है। अच्छा, सक्सेना ग्रुप ऑफ एम्पायर का ईयरली टर्नओवर कितना है? सर, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शायद 1000 करोड़ टर्नओवर है उनका। और अब तो वो लोग मुंबई में भी ब्रांच खोल रहे हैं। टर्नओवर बताने के लिए कहा है, कंपनी का गुणगान करने के लिए नहीं। जितना पूछा जाए ना उतना जवाब दिया करो। ओके ओके सर, एंड सॉरी सर। नीरज ब्रेड टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खाकर जूस को पी लेता है। कोट पहनते हुए बाहर जाने लग जाता है। तभी रुककर अपने सर्वेंट से बोलता है, कोई भी फालतू आदमी घर के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। ओके सर। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरविंद जी अतुल के पास बैठते हुए बोलते हैं, ठीक है पापा, आज तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा और शाम को तुम भी हमारे साथ घर चल रहे हो। लेकिन पापा, एक हफ्ते बाद मेरा पेपर है। कोई बात नहीं, तब तक वापस आकर पेपर दे देना। ये लो, तुम्हारे कपड़े ला दिए हैं, जाकर चेंज कर लो। जी पापा। अरविंद जी उसके हाथों पर कपड़े रख देते हैं। अतुल कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। अरविंद जी डॉक्टर से कुछ बात करते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ पेपर पकड़ा कर चले जाते हैं। अरविंद जी बैठकर पेपर साइन करने लग जाते हैं।
थैंक यू जी अतुल को इतना प्यार देने के लिए। आराधना जी की बात सुनकर अरविंद जी के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो साइन करने लग जाते हैं। थैंक यू वाली क्या बात है आराधना, बेटा है मेरा तो मैं ही प्यार करूँगा ना। कहने को तो दो बेटे हैं, लेकिन पिता तो यही मुझे मानता है, दूसरा का रहना ना रहना बराबर है। अरविंद जी, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? कहते हैं माता सरस्वती हमारे जीवा पर हमेशा विराजमान होती है, और ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते हैं। ठाकुर जी मेरी नीरज की रक्षा करना। आराधना जी जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोलती है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम, दिन रात वो तुम्हें दुत्कारता रहता है और तुम उसकी सलामती की दुआ कर रही हो। खैर छोड़ो, बाहर गाड़ी लगी हुई है, मुझे मुंबई वाले साइड पर विजिट करना है। तुम अतुल को लेकर अपार्टमेंट चली जाना, शाम को वहीं से घर निकलेंगे। पापा, आप कहीं जा रहे हैं? अतुल कपड़े बदलकर बाहर निकलते हुए बोलता है। दोनों भाई के चेहरे में काफ़ी कुछ अंतर था। जहाँ नीरज का चेहरा काफ़ी हद तक वसुंधरा जी के साथ मिलता था, वहीं अतुल का चेहरा काफ़ी हद तक आराधना जी के साथ मिलता था। 6 फीट हाइट, चेहरे पर हल्की फुल्की दाढ़ी, काली आंखें, और चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम था, और दिल भी उसका किसी छोटे बच्चे की तरह ही था। अतुल की चेहरे की बहुत सारी समानता आराधना जी से मिलता था। दोनों में से कोई भी अरविंद जी के ऊपर नहीं गया था। चोट लगने की वजह से उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। हाँ अतुल, अंधेरी में नया ब्रांच खोल रहा हूँ, तो वही देखने जा रहा हूँ कितना काम हो चुका है। तुम लोगों को घर छोड़ दूँ अगर दिक्कत है तो? नहीं पापा, आप जाइए, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ध्यान से जाना। अरविंद जी सारे पेपर को समेटते हुए बाहर निकल जाते हैं। आराधना जी और अतुल जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आराधना जी झट से अतुल का हाथ पकड़ लेती है। अतुल, मुझे नीरज के घर लेकर चलना। मम्मा, पापा को पता चल जाएगा तो मुझे डांटेंगे, और वैसे भी उनकी सोसाइटी में बिना पास का कोई एंटर नहीं कर सकता है। मुझे ये सब नहीं पता है, तुम तो हर चीज़ का जुगाड़ लगा लेते हो ना। मुझे नीरज के घर जाना है, बहुत दिन हो गया उसे देखे हुए। अभी तो भाई गए थे घर पर। हाँ तो उस बात को भी 1 महीने से ऊपर हो गए हैं ना। ले चलना मुझे। मम्मा, वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं घुसने देंगे। तू तू उसकी चिंता मत कर, मैं भी देखती हूँ कैसे वो एक माँ को रोक सकते हैं। माँ, प्लीज़ अतुल। अपनी माँ के जिद के आगे अतुल हार जाता है और उन्हें लेकर नीरज के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, यहीं पर इश्क का रंग सफ़ेद का 19वां और 20वां भाग ख़त्म होता है। आगे की कहानी कल फिर से 10 बजे यहाँ पर प्रकाशित हो जाएगी, मतलब आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाएगी। कहानी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कौन सा किरदार आपको सबसे बेहतर लगता है। थैंक यू।